से खून बह रहा होता है, जिसकी स्मेल उन शार्क्स को आ जाती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जो तैरकर राफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। पर उन्हीं में से थ्रोडोर नाम का एक सेलर घबराहट में ग्रुप से दूर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जापानी सबमरीन के कैप्टन हाशिमोतो को दिखाया जाता है, जहां हमको पता चलता है कि हाशिमोतो ये बात जानता है कि यूएसएस इंडियाना पुलिस शिप के कई सारे लोग समुद्र में तैर रहे हैं, क्योंकि उसी ने तो शिप पर अटैक करवाया था। और अब उसका ये मानना था कि पानी में तैर रहे लोगों को बचाने जो कोई भी आएगा उसे भी उन लोगों समेत खत्म कर दिया जाएगा, जिसका इंतजार वो काफी वक्त तक करता रहता है। जिसके बाद हम थ्रोडोर को देखते हैं, जो तैरता हुआ कैप्टन मैके के पास तक पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो कैप्टन को उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताता है और बताता है कि वो बाकी सभी लोग कहां पर हैं। जिसके तुरंत बाद ही कैप्टन मैके ग्रुप के लोगों को लाने के लिए निकल जाते हैं। फिर रात को हम देखते हैं कि कैप्टन अपने साथ ग्रुप बी के 2 लोगों को ढूंढकर अपनी राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। वो दिन भी बीत जाता है, जहां अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 31 जुलाई 1945। पानी में तैर रहे लोगों में से अब सिर्फ 698 लोग ही जिंदा बच पाए हैं, जहां दूसरी ओर ग्रुप के लोगों पर शार्क एक एक करके अटैक करती रहती है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है, जिधर हम देखते हैं कि अब उस आदमी की डेथ हो चुकी है, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी, जिसको कैप्टन ने दर्द से बचने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया था। उसके डेथ से कैप्टन बहुत ज्यादा दुखी होता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन हाशिमोतो को वापसी का ऑर्डर मिलता है। ये जिंदा बचे हुए लोगों का पानी में तीसरा दिन था और अब सिर्फ 500 लोग ही जिंदा बचे हैं। ग्रुप बी के लेफ्टिनेंट स्टैंडिश अपने लोगों से कहते हैं कि आते वक्त मैंने एक छोटे से टापू को देखा था, जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं है। इसीलिए वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उस टापू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब रात हो जाती है, जहाँ पर हम ग्रुप ए में माइक और ब्रायन को देखते हैं। लेकिन ब्रायन भी अब मानसिक तौर पर कमजोर पड़ने लगा है। उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि क्लैरा एक बोट लेकर उनकी तरफ उनको बचाने के लिए आ रही है। वो जोरों से क्लैरा को पुकारता है और उसकी तरफ जाने लगता है, पर माइक उसको संभाल लेता है और उसको शांत करने की कोशिश करता है। और जब ब्रायन को होश आता है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी शार्क उन पर अटैक कर देती है। उनकी पूरी राफ्ट पलट जाती है। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जहाँ वो शार्क माइक के पैरों पर अटैक कर उसको जख्मी कर देती है। और अब ऐसी कंडीशन में माइक का बचना बहुत मुश्किल था। वो आखिरी समय में ब्रायन से कहता है कि वो क्लैरा का ध्यान रखे। फिर इतना कहकर वो दम तोड़ देता है, जिससे ब्रायन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब उसके बेस्ट फ्रेंड की भी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हम ग्रुप बी के उन्हीं लोगों को वापस आता देखते हैं, जो लेफ्टिनेंट स्टैंडिश की कमांड में टापू की तलाश में गए थे, जिसमें से कई लोग लेफ्टिनेंट स्टैंडिश समेत मारे जा चुके थे। सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे और उन लोगों पर भी शार्क अटैक कर देती है और एक आदमी को खींचकर अपने साथ ले जाती है। वहाँ हर तरफ शार्क्स मौजूद होती हैं। अब सिर्फ 350 लोग जिंदा बचे हैं, जिनका समुद्र में आज चौथा दिन है। वहीं उन सभी लोगों की हिम्मत भी अब धीरे धीरे टूटने लगी है। वो सभी लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, जिनकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से एक बॉम्बर प्लेन गुजरता है और प्लेन में मौजूद लोगों को समुद्र के पानी में बहुत अधिक मात्रा में तेल बहता दिखता है, जिससे उनको ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कोई नीचे जापानीज सबमरीन घात लगाए बैठी है और वो बॉम्ब को लॉन्च करने वाले ही होते हैं कि तभी उनकी नजर पानी में तैर रहे कई सारे लोगों पर पड़ जाती है। प्लेन में मौजूद एक शख्स सीधा हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है। वो उनको सब कुछ बताता है, पर हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स उनको प्लेन को पानी पर उतारने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि वहाँ पर दुश्मन सेना हो सकती है जो उन पर हमला कर सकती है। लेकिन वो बॉम्बर प्लेन उन सभी लोगों के लिए पानी, खाना और दवाइयाँ नीचे गिरा देते हैं, ताकि वो कुछ समय तक और थोड़ा सरवाइव कर सके। वहीं हेडक्वार्टर्स का ये मैसेज लेफ्टिनेंट एड्रियन को भी मिल जाता है, जिसके 2 घंटे बाद एड्रियन प्लेन लेकर उन सभी लोगों तक पहुंच जाता है। पर हेडक्वार्टर से एड्रियन को ऑर्डर मिलते हैं कि प्लेन को पानी में मत उतारना, लेकिन एड्रियन उनकी बात ना सुनते हुए प्लेन को पानी में उतार देता है और एड्रियन उन जिंदा बचे हुए लोगों की मदद करते हुए उन लोगों को प्लेन के अंदर और प्लेन के विंग्स पर लेटा देता है, क्योंकि वो सभी लोग पूरे 5 दिनों से भूखे प्यासे और घायल हालत में सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कई सारे लोग और कैप्टन पानी में ही होते हैं, क्योंकि प्लेन में इतनी जगह नहीं होती। जहां तभी लेफ्टिनेंट एड्रियन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके
उनको कहते हैं कि ये सभी लोग यूएसएस इंडियाना पुलिस के क्रू मेंबर्स और सेलर्स हैं। यहाँ सभी लोगों की हालत बहुत सीरियस है, वो सभी जख्मी हालत में हैं और प्लेन में इतनी जगह नहीं है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए जल्द से जल्द शिप्स भेजे जाएं। लेकिन हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को अभी भी ये यकीन नहीं होता कि वो सब यूएसएस इंडियाना पुलिस शिप के ही लोग हैं, जिसके कुछ देर बाद ही उस जगह पर कई सारे शिप्स आ जाते हैं जो उन लोगों की जान बचा लेते हैं। जिधर अब 1200 लोगों में से सिर्फ 317 लोग ही जिंदा बचे थे जिन्हें बचा लिया जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अब जापान मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार है। इसीलिए ये फैसला लिया जाता है कि जब तक जापान आत्मसमर्पण नहीं कर देगा तब तक यूएसएस इंडियाना पुलिस शिप के डूबने की खबर को राज ही रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब हम उन सभी घायल लोगों को देखते हैं जो जिंदा बचे थे। अब उनका इलाज किया जा रहा है क्योंकि इतने दिन भूखे प्यासे समुद्र में सरवाइव करने से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जहां हम एल्विन नाम के एक सेलर को ब्रायन के पास आता देखते हैं, जो ब्रायन को माइक की वही वेडिंग रिंग देता है जो माइक कार्ला को देना चाहता था, जो एल्विन के हाथ लग गई थी, जिसे उसने अपने पास संभाल कर रखा था। उस रिंग को ब्रायन को देते वक्त एल्विन उससे माफी मांगता है और रोने लगता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमको पता चलता है कि जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं हम कैप्टन मैके को भी देखते हैं जिन्हें अब रात में नींद आना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब से वो अपने मिशन से बचकर वापस आए हैं उन्हें बहुत ही भयानक सपने आना शुरू हो गए हैं। एक दिन सोते वक्त जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें किसी का फोन आता है और फोन उठाने पर उस सेलर के रिलेटिव्स कैप्टन को बुरा भला सुनाने लगते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका दोषी वो कैप्टन को मानते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रायन को दिखाया जाता है जो क्लैरा के पास जाता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। साथ ही में वो क्लैरा को ये भी बताता है कि वो उसको बचपन से प्यार करता है। लेकिन तभी क्लैरा ब्रायन से कहती है कि वो माइक के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसको ब्रायन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और क्लैरा भी मान जाती है। जिसके बाद 2 दिसंबर 1945 को हम उन सभी लोगों को एक साथ देखते हैं जो जिंदा बचने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, जहां सभी को पता चल जाता है कि ब्रायन ने क्लैरा से शादी कर ली है। वो सभी बहुत खुश होते हैं और 3 दिसंबर 1945 को वॉशिंगटन में कैप्टन मैकी का कोर्ट मार्शल होता है, जिधर उन्हें बुलाया जाता है और उन पर इस बात का इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ समय बचाने के लिए शिप को जिगजैग चलाने के बजाय एक सीध में चलाया, जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई। जिस पर कैप्टन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो सब बताने लगते हैं जो उनके साथ उस दिन हुआ था। तभी जापानीज सबमरीन के कैप्टन हाशिमोतो वहाँ पर आते हैं, जो कैप्टन मैके की साइड लेते हुए ये कहते हैं कि हमने 6 टॉर्पीडोज से यूएसएस इंडियाना पुलिस पर अटैक किया था। हम शिप के बहुत करीब थे। अगर वो शिप को जिगजैग डायरेक्शन में भी चलाते तब भी टॉर्पीडोज से बचना इम्पॉसिबल था। अब कोर्ट में सबकी गवाही सुन ली जाती है और कैप्टन मैके को शिप को जिगजैग डायरेक्शन में ना चलाने के आरोप में दोषी घोषित कर दिया जाता है। भले ही वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारे शिप्स डूबे हों, लेकिन सिर्फ कैप्टन मैके का ही कोर्ट मार्शल होता है। वहीं कोर्ट के बाहर सभी लोग कैप्टन मैके के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और उनको सजा देने की मांग करते हैं। अब कोर्ट मार्शल के बाद हम कैप्टन मैके और कैप्टन हाशिमोतो को एक साथ देखते हैं जो आपस में कुछ बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के नुकसान के लिए दुख जाया करते हैं, क्योंकि वो दोनों ये बात जानते थे कि दोनों से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जहां हम दोनों ही कैप्टन की आंखों में आंसू को देखते हैं, जिसके बाद बचे हुए सभी लोग एक वॉल पर उन सभी लोगों की तस्वीर लगाकर उनको याद करते हैं जिनकी जान इस हादसे में चली गई थी। जहां हम सभी लोगों को काफी भावुक होता देखते हैं। पर अब कैप्टन मैके से ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता है। उन्हें पानी में डूबने के सपने आने लगते हैं। जनता उन्हें सजा दिलाना चाहती है और उन्हें उन सभी लोगों की बहुत याद आती है जो अब नहीं रहे। और इन सब चीजों के बारे में सोचकर कैप्टन एक गन से खुद को शूट करके कर लेते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बचाव के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था और दूसरा बॉम्ब उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, जिसके 6 दिन बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। और साथ ही में हमको ये भी पता चलता है कि 30 अक्टूबर 2000 को अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कैप्टन मैके पर लगे हुए सभी आरोपों को हटा दिया, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म अपने